नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना के नंबर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है, कम होती जा रही है। ये एक तरह से देखा जाए तो खुशी की बात है। लोगों को खुश होना चाहिए, जनता को खुश होना चाहिए, हमें भी खुश होना चाहिए कि नंबर कोरोना के जो 4,10,000 तक पहुंच गए थे, जो रोज संक्रमितों की संख्या, वो धीरे 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 करके कम आती चली जा रही है। और आज जो नंबर आए थे, यानी कि कल के जो आंकड़े थे, 24 घंटे पुराने आंकड़े होते हैं हमेशा, 2,81,860 लोग संक्रमित हुए। ये भारत सरकार की वेबसाइट से हमें पता चलता है। और उससे पहले, यानी कि अगर हम 17 मई की जब बात करते हैं, 16 मई की बात करें, तो 3,10,822 लोग संक्रमित हुए थे। उससे पहले 3.25 लाख थे लगभग। यानी कि लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं। क्या ये आंकड़े वाकई कम हो रहे हैं, वास्तव में कम हो रहे हैं, हकीकत में कम हो रहे हैं, या इनके पीछे कुछ घालमेल है? घालमेल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखिए, समझिए। 16 मई को जो टेस्ट किए गए थे, 18,32,950 टेस्ट किए गए थे, और उसमें जो संक्रमित पाए गए वो पाए गए 3,10,822। 17 मई को जो टेस्ट हुए, यानी कि उसके अगले दिन जो टेस्ट हुए, उसमें यदि आप देखते हैं तो टेस्ट हुए हैं 15,73,515, यानी कि 2,59,435 टेस्ट कम हुए। जब 2,59,435 टेस्ट कम हुए तो पिछले दिन के मुकाबले जो 3,10,000 आंकड़े थे, तो ऑटोमेटिकली वो संख्या कम हो जाएगी। अगर 18 लाख से आप देखते हैं तो आप देखेंगे तकरीबन 17% के हिसाब से आता है जो पॉजिटिविटी रेट आता है, 3,10,000 होता है। और 2,60,000 का अगर 17% आप कर दें, 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, यानी कि तकरीबन 40, 42, 45 हजार जो आंकड़े हैं, इसमें 2,80,000 में ऐड कर सकते हैं, और तब ये 3.25 लाख के आसपास की ये फिगर आ जाएंगी। तो ये एक बात हुई कि जो हमें बताती है कि आंकड़े, जो संक्रमितों की संख्या हम जो देख रहे हैं कम होती हुई, ये इस तरह से। मैं पहले जो देख रहा था, रोज के डेटा देखता था कितने टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कहीं ऐसा कोई क्यूमुलेटिव डेटा नहीं है कि हम पीछे 1 महीने या 1.5 महीने का लगातार देख सकें कि किस दिन कितने टेस्ट हुए थे। आप अगर उसको ट्रैक करते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, आप उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, तो ही आप जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अगर टेस्ट की बात आती तो सरकार आज की ही बात करती है। और आप समझते हैं कि हमारा चैनल छोटा चैनल है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं हम लोगों के पास होते हैं, तो हमसे जितना हो सकता है उतना हम मेंटेन करते हैं, और इसी वजह से हम कई बार आप लोगों से सहयोग की भी मांग करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आंकड़ों की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि जांच कम की जा रही। कहने का मतलब ये, सरकार जिस दिन चाहे उस दिन ये लाखों का आंकड़ा सैकड़ों में भी पहुंचा सकती है। जी हां, जांच कम हो जाएगी और आंकड़े कम हो जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं, जो सरकार के कोविड पैनल का एक, जो सरकार ने कोविड पैनल का एक बनाया था, जिसमें साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, सब थे, तो उसके जो चेयरमैन थे, वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील, उन्होंने अपने पद से छोड़ दिया, उस पद को हट गए हैं। उनका कहना है कि सरकार सुन नहीं रही है। जब सरकार सुन नहीं रही तो कहते फिर हमारे वहां होने का फायदा क्या है? तो सरकार आखिर सुनती किसकी है? क्या सरकार उन सांसदों, मंत्रियों की सुनती है जो कहते हैं गाय का मूत्र पिए, गौमूत्र पिए, आपको संक्रमण हावी नहीं होगा, आपके ऊपर संक्रमण आपके पास नहीं आएगा? साध्वी प्रज्ञा ने यह बयान दिया एक मीटिंग लेते वक्त कि मैं डेली, नित्य, दिन प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करती हूं, जिस वजह से संक्रमण मेरे पास नहीं आता, ना ही आ सकता है। आपको भी करना चाहिए। एक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वो कहते हैं जी, कोरोना भी जीव है, उसको भी जीने का हक है। इस तरह के बयान देते हैं। 5-6 दिन पुरानी अगर एक घटना की बात करें, पिछले वर्ष का, तो आपको याद ही है कि किस तरह से गोबर स्नान की बात हुई थी, गौमूत्र पार्टी की बात हुई थी, भाभी जी पापड़ की बात हुई थी कि ये खाएं, ये नहाएं और ये लगाएं, इससे आप
कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। और इस बार फिर वही चल रहा है, एक तरफ गौमूत्र हो रहा है और एक तरफ फिर गुजरात में एक संस्था के लोगों ने गाय के गोबर से स्नान किया और कहा कि हम इससे कोरोना से बच सकते हैं। एक और अच्छी खबर है कि डीआरडीओ की एक कोविड से लड़ने वाली दवाई लॉन्च कर दी गई है। कितनी कारगर साबित होगी, कितनी वो लाभप्रद है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान। नमस्कार डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो कोरोना संक्रमण के नंबर हैं, आंकड़े हैं, जो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहे थे, आज मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पाया संख्या थी वो भी कम की जा रही है। तो क्या सरकार इसी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी करते हुए जनता के अंदर पॉजिटिविटी का प्रवेश कराना चाहती है? आंकड़ों की बाजीगरी एक बात हुई और पॉजिटिविटी प्रवेश कराना चाहती है दूसरी बात है। अगर ये ऐसा सरकार को किसी एडवाइजर ने, सलाहकार ने कहा है कि पॉजिटिविटी इससे आ जाएगी, तो ये भूल जाएं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए मेडिकल में आप देखते हैं बहुत सारी चीजें पैराडॉक्स होती है। मतलब किसी का कोरोना संक्रमण है तो कहता है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो मरीज सोचता पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज होगी क्या? नहीं, नेगेटिव है एक्चुअली। मेडिकल में बहुत सारी चीजें पैराडॉक्स है। तो जो जांच के आंकड़े कम करके पॉजिटिविटी अगर ऐसा सोच रही सरकार तो गलत सोच रही है। अब जहां तक बात है, संक्रमण दर कम हो रहा है और मौतें बढ़ रही हैं। 3-4 पहलू को ध्यान देने की जरूरत है। संक्रमण दर जो कम हो रहा है इस पे बात करेंगे, लेकिन जो मौत आज हो रही इनका संक्रमण आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले हुआ होगा। तो उस समय के आंकड़े से ये मौत आज हुई है। कुछ हाल फिलहाल की जिनकी अति गंभीर हालत हुई, 2-3 दिन अंदर के पॉजिटिव वाले लोग हैं, उनकी भी मृत्यु हुई। जो जब भी आपने देखा पिछले 1.25 साल में, जब भी संक्रमण की दर या संक्रमण तेजी से बढ़ रहा होता है तो पूरे भारत में इरेस्पेक्टिव ऑफ द कौन से राज्य में किस पार्टी की सरकार है, सबका एक मुद्दा होता है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स इनको सुझाते हैं कि जांच कम कर दो। और इसका एविडेंस कोई ऑफिशियल नहीं होता है, पब्लिक को लेकिन पता होता है। जैसे अभी के कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीने पहले दिल्ली में कोई भी व्यक्ति फोन कॉल पे अपना आरटीपीसीआर करा सकता था। 1 हफ्ते में आप तहकीकात करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, आपका आरटीपीसीआर नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट कुछ सेंटर को छोड़ के जो सरकारी सेंटर हैं। मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट, मतलब जांच आप करेंगे नहीं तो नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना बड़ा है। आप जांच कम कर रहे हैं जिसमें संक्रमण दर कम हो, बढ़ रहा हो। सुपर स्प्रेडर को आप छोड़ रहे हैं कि बाहर घूमो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। इससे आपने आंकड़ा तो फज कर लिया, नीचे गिरा दिया, मृत्यु दर आपका बढ़ता रहा। दूसरी बात इससे ज्यादा अहम, ये जो सेकेंड वेव है यूके यूएस में भी आया तो लगभग 120 दिन ठहरा था। हम लोग ऑलरेडी 94-95 डेज पहुंच चुके हैं। तो नेचुरल कोर्स में भी कोरोना का केस अब डाउन होना था। जो एक्सपोज पॉपुलेशन था उसको ऑलमोस्ट इन्फेक्ट कर चुका। तो तीनों चीजों का समावेश प्लस अब ये क्रेडिट लेने में बैठ जाएंगे, जो कि आपके थ्रू में मैंने कहा था, सोशल मीडिया पे भी डाला था कि ये सरकार क्रेडिट ना ले अब जब आंकड़े कम होंगे, क्योंकि जब करना चाहिए तो कुछ किया नहीं। अब क्रेडिट जाता है या तो वायरस को या तो पब्लिक को, अगर ये केसेस थमते हैं तो। लेकिन रवैया वही रहेगा जो पिछले साल रहा था, इस बार रहा, और आने वाले समय में भी अगर वेव्स आते हैं इसके तो रवैया ही बरकरार रहेगा। डाटा फजिंग से 2-3 चीजें इम्पैक्ट होती है। एक, आपको एक्चुअल नंबर नहीं मिला, स्प्रेडिंग चालू। आप सही साइंटिफिक रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश कर सकते हैं क्योंकि आपका सही डाटा नहीं है। तो यहाँ के डाटा पे विदेशों में भी लोग विश्वास करना कम कर चुके हैं कि डाटा फजिंग करते हैं, और रिसर्च का आउटपुट वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसको रिसर्च में कहते हैं कंफाउंडिंग फैक्टर, जो आपके रिसर्च के आंकड़े को बदल देगा क्योंकि आंकड़ा ही गलत है। तो ये एक्चुअल सच्चाई है रवि, ये एक्चुअल सच्चाई है। वैद्य आनंद पांडे जी, आपका भी स्वागत है। आनंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद के अंदर गाय के गोबर का हमारे जीवन में क्या फायदा है, क्या उल्लेख है, और गाय का मूत्र पीने का क्या
औषधीय फायदा है, औषधीय गुण है उसके, और कौन सी बीमारियां उससे ट्रीट होती हैं। क्योंकि जिस तरह से आजकल कहा जा रहा है, पिछले साल से देख रहे हैं, हर कोई कह रहा है, हर कोई से मतलब है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आप गाय के गोबर से स्नान करिए। बहुत सारी हमने वीडियोस देखे, इसके फुटेज देखे, फोटोग्राफ्स देखे, और गौमूत्र की पार्टियां भी हुई पिछले वर्ष। इस बार भी अभी जो ताजा ताजा प्रज्ञा जी ने कह दिया है कि भाई आप गाय का मूत्र पीजिए, इससे संक्रमण नहीं होता है। इसमें कितनी सच्चाई है, एक तो ये बताइए, और आयुर्वेद में इसका किस तरह से उल्लेख है कि हम अपने जीवन में इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, गाय ही नहीं, हमारे आयुर्वेद में एक मूत्र वर्ग करके पूरा डिस्क्रिप्शन है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, गधा और मनुष्य, इस सभी के मूत्र का वर्णन किया गया है। सभी के मूत्र के बारे में बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि कौन से मूत्र कौन से रोग में दिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति पीता रहे और उसकी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाएगी। एक रिसर्च पेपर मिला था मुझे, जो नागपुर में जून 2020 में रिसर्च की गई थी, कि कोविड की दवाओं के साथ, जो दवाएं प्रोटोकॉल में हैं, उनके साथ अगर गोमूत्र को दिया जाए तो क्या कुछ होता है। तो उन लोगों ने 3 मरीज के ऊपर इसका उपयोग किया था, और वो 3 मरीज ठीक हो गए थे। लेकिन कंक्लूजन में उन्होंने ये भी लिखा था कि ये सिर्फ 3 मरीज के ऊपर किया गया है, इसलिए हम लोग कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसको लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे एक ढंग से टेस्टिंग और जांच कराई जाए, इसके ऊपर रिसर्च की जाए, तब हम कह सकते हैं कि कोविड के वायरस पे गोमूत्र का कोई उपयोग है, कोई यूज है। लेकिन आपने एक पूछा कि जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। क्योंकि चैनल पे रोगों का नाम बताना उचित नहीं है कि लोग उठा के पीना शुरू कर देंगे उन रोगों के रोगी। लेकिन कई सारे रोग हैं, जैसे हम स्प्लीन का रोग है, असाइटिस है, या इसी तरीके के हमारे यहाँ खांसी और दमा, इसमें भी गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन उसकी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई हुई है, दोषों के हिसाब से बताया गया है कि यह पित्त को बढ़ाता है, कफ को घटाता है, वात को घटाता है। तो वो कौन से दोष बढ़े हुए हैं, कौन से दोष घटे हुए हैं, कौन सी स्थिति है, उसके हिसाब से हम औषधियों का चुनाव करते हैं। तो ये जनरलाइज कर देना कि इसको लीजिए और फला रोग ठीक हो जाएगा, ये गलत है, पहला। और दूसरा, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोरोना के प्रति इसको पीने से इम्यूनिटी आएगी, या फिर इसको पीने से कोरोना का रोग ठीक हो जाएगा। जी, और गोबर से नहाने का क्या उल्लेख है, उससे किस तरह का फायदा होता है? गोबर से नहाने का ऐसा कोई हमारे आयुर्वेद में उल्लेख नहीं। हाँ, गोबर के पिंड बना के कुछ गोबर से स्नान कर रहे हैं, तो इनके पास कहीं से तो किसी विद्वान व्यक्ति ने बताया होगा कि भाई गोबर से स्नान करने के ये फायदे हैं, या सिर्फ और सिर्फ गोबर का पिंड बना के कुछ रोगों में सिकाई करने के बारे में बताया गया है कि आप सिकाई कर सकते हैं। गोबर के पंचगव्य चिकित्सा हमारे यहाँ होती है, तो गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी, इन सबको मिला के कुछ दवाएं बनाई जाती हैं, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन गोबर का लेप करिए और गोबर का लेप करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये सब धकियानुसी बातें हैं, ये न तो साइंटिफिक है और कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई पेपर इसको जो है सही नहीं ठहराता है। एक बात और मैं कहूंगा कि आज आयुर्वेद में क्या करना चाहिए ये जानना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। आप अभी सुने होंगे कि लोग नाक में नींबू का रस डाल रहे थे, लोग कपूर और जो है अजवाइन की पुड़िया बांट रहे थे। ये सब आयुर्वेद इसका सपोर्ट नहीं करता, और ये गलत है, ये साइंटिफिक नहीं है, और ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद बहुत विकसित साइंस है, और ये जो है सिर्फ आप किसी पढ़े लिखे डिग्रीधारी चिकित्सक के पास जाएंगे तभी वो बता पाएगा कि आपके लिए कौन सी दवा देनी है और आपके लिए कौन सी दवा नहीं देनी है। इस तरह मैं चैनल पे बैठ के बता दूं कि आप फला रस, फला जूस पीजिए और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये जो कैंसर तो ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी पीना शुरू करेगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे भविष्य में कैंसर न हो, क्योंकि ये हमको डिटॉक्सिफाई कर रहा है। लेकिन उसके बहुत सारे दुरुपयोग करने से उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारी क्लिनिक में एक महिला आती थी, 4 साल से वो पी रही थी एलोवेरा जूस, और उसके 3 एबॉर्शन हो गए थे, और उन 3 एबॉर्शन हुए। तो फिर जब हमारे यहाँ आई तो हमने जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि 4 साल से वो एलोवेरा जूस पी रही है।
तो एलोवेरा जूस पीने से अबॉर्शन होता है, ये पढ़ा लिखा वैद्य चिकित्सक ही बताता। वो काउंटर से जाके जूस लेती थी और पीती थी, इसलिए कि जो है उसका पेट सही रहेगा, उसकी इम्यूनिटी सही रहेगी, क्योंकि बाबा जी ने टीवी पे बताया था। तो बाबा जी को तो अपना बोतल बेचना है ना, बाबा जी को चिकित्सा नहीं करनी है। बाबा जी चिकित्सक है नहीं, बाबा जी तो व्यापारी हैं। तो ये कौन से बाबा जी आयुर्वेद की बात नहीं कर रहे है। हैं आप? बहुत सारे बाबा जी इस समय बने हुए हैं, वो आपके चाहे पतंजलि के बाबा जी हो, चाहे श्री श्री वाले बाबा जी हो, ये सब लोग इस तरह से बैठ के जो बता रहे हैं, ये जनरलाइज चिकित्सा नहीं की जाती है आयुर्वेद। आप इस व्यापार तरह से कर नहीं रहे कह हैं। सकते हैं कि गोमूत्र जी ये व्यापार है। व्यापार करें, अच्छा है, व्यापार करना चाहिए, लेकिन इस तरह से वो चिकित्सक बन के बैठेंगे, ये गलत कर रहे हैं। वो जनता के साथ गलत कर रहे हैं। जनता के साथ गलत करें। वैद्य जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग एमपी हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इतने सारे जनता उनको वोट देती है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी जनता आप समझते हैं कि गांव की भी होती है, अनपढ़ लोग भी होते हैं, और जब कोई उनका नेता, कोई उनका प्रतिनिधि इस तरह की बात कहता है तो 100 में से 20, 30, 35 लोग, 25 लोग, 15 लोग तो इस बात को मान ही लेते हैं कि हमारे नेता ने कहा है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेता हमारा कभी गलत नहीं कह सकता। क्या आपको लगता है इस तरह के नेताओं को, इस तरह के मंत्रियों को ऐसे समय में, पेंडेमिक की स्थिति में, इस तरह की बातें करनी चाहिए कि आप गौमूत्र पिए, इससे संक्रमण नहीं आता है, गंगा में डुबकी लगा लें, आपको कभी भी संक्रमण नहीं होगा? जैसा वैद्य जी ने बताया आपको, व्यापार, ये भी राजनीति एक व्यापार बन चुका है। आप कई समय से या कई महीनों से जिनकी बात कह रहे हैं, सांसद साहिबा का, प्रज्ञा ठाकुर, इनकी चर्चा आपने नहीं की थी। आज उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट, एक कथन जारी किया, आप चर्चा करने लगे। मतलब इनको लाइमलाइट में रहना है किसी न किसी बात को करके। इनकी पहले भी कुछ हरकतें ऐसी रही थी, दुर्भाग्यवश इनको जब कैंसर की समस्या हुई थी तो इन्होंने जग पब्लिक में ये बोला कि मैंने गौमूत्र का सेवन किया और कैंसर मेरा ठीक है। इसका वीडियो अवेलेबल यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 2007 में, 2012 में और 2017 में 3 बार इनके कैंसर की सर्जरी की गई है। मतलब एलोपैथिक से इनका इलाज हुआ है, ठीक हुई हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए आपको गौमूत्र की बात कह रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है रविंद्र जी? आपको भी, दर्शकों को लग रहा होगा कि ऐसा कोई क्यों करेगा। बड़ा साधारण सा जवाब है इसका। ब्रिटिश एम्पायर जिस समय रूल कर रहे थे इंडिया को, तो उन्होंने बहुत अच्छा उनका डॉक्यूमेंटेशन ने किया हुआ है। जो चेचक की समस्या आप उसमें सुनते थे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, आज भी कुछ पॉक्स होते हैं, तो आज भी आपको याद होगा माता जी कह के बुलाया जाता है कि माता जी हो गई हैं गांव में। अज्ञानतावश उस समय हिंदुस्तान में, गांव में या बाकी लोग भी, जब पॉक्स की समस्या होती तो उसको माता जी मानते थे। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि अच्छा है, काफी बेवकूफ लोग हैं, इसको ये मान रहे हैं किसी भगवान का दिया हुआ है और माता जी हैं, बेहतर है नीम उलझ के रहने दो, अन्यथा ये चिकित्सा सुविधा हमसे मांगेंगे, इसका इलाज करवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ। तो आप इनसे चिकित्सा सुविधा न मांगे तो आप इसी चीज में उलझे रहे, गौमूत्र गोबर के चक्कर में। आप इनसे एक्चुअल डिमांड ना करें। इसीलिए एक्चुअल ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं थी जो चली गई, वो वेस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है जो आपको इस तरह से गुमराह करके रख रही है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? गांव वालों को जागरूक करने की जगह गुमराह कर रहे हैं। मेरी इनसे ये विनती है, जो सांसद और इस तरह के पद पे जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि डॉक्टर का फॉलोअर कोई नहीं होता है, डॉक्टर साइंस की बात करता है। अगर कोई मजबूर है, अभी हिंदुस्तान की जनता मजबूर है, अगर उनको मजबूत नहीं कर सकते हो तो कमजोर तो मत करो। हो क्या रहा है, लोग फॉल्स बिलीव में उस गौमूत्र को पीते रहते हैं और नाक में नींबू डालते रहते हैं। कोरोना का संक्रमण होता है, अति गंभीर हालत होती है, क्योंकि उनके दिमाग में यह है मैं तो बचा हूं, मैंने तो गौमूत्र पिया है, और उनकी स्थिति गंभीर होके बेचारे की जान चली जाती है। जिसको बेसिक एक ऑक्सीजन की नीड होती, बच जाता, वो भी गुमराह हो जाता है। समस्या वहां है, समस्या वहां है। ये अभी जो डीआरडीओ की जो 2DG इन्होंने लॉन्च की है, एंटी कोविड मेडिसिन बता के, या एंटी कोविड मेडिसिन है, इसके कितने लाभकारी परिणाम, या इसकी कोई रिसर्च है, किस तरह की दवाई है, उससे क्या फायदे आपको दिखाई देते हैं? जी, डीआरडीओ के अंतर्गत ही एक संस्था है जिसका नाम है इनमास।
न्यूक्लियर मेडिसिन एक मेडिकल साइंस का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसमें न्यूक्लियर एक्टिव डाई के इस्तेमाल करके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पेट स्कैन न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट का टेस्ट है, और उसी डिपार्टमेंट में कुछ बीमारियों का इलाज रेडियो एक्टिव एलिमेंट या इस तरह के न्यूक्लियर मेडिसिन बना के किया जाता है। 2DG का फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज का ही एनालॉग है लेकिन डीऑक्सी फॉर्म में है। ये करता क्या है कि ये ग्लूकोज एनालॉग है, तो वायरल संक्रमित जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज के लिए क्रेव करते हैं, और क्रेव मतलब वो ज्यादा चाहते हैं। ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज अंदर जाता है और वायरस इसको समझता है कि ग्लूकोज है। वायरस को जब इम्प्रेग्नेट होता है सेल के अंदर, तो वायरस का रेप्लिकेशन ये रोक देता है 2DG, और वायरस अगर रेप्लिकेट नहीं होता है तो फर्दर आई थिंक डॉक्टर अंशुमान का कनेक्शन ब्रेक हो गया है। आनंद जी, आप बताइए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आयुर्वेद में कितना क्या लें, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं लें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, मुझे लगता है, जो मैंने कुछ वैद्यों से सुना था वार्तालाप में, बातचीत में, कि कब लें और कितना लें और कैसे लें, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। जी, आज के पैंडेमिक को ही उदाहरण में रख के मैं आपको बताता हूं। हम लोग अनुभूति ट्रस्ट के लोग हैं। हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों के सामंजस्य के साथ चिकित्सा की जाती है। हम लोगों ने इस कोविड के पूरी पैथोफिजियोलॉजी को समझा, हर स्टेज में समझा कि कितने दिन बाद कौन सा स्टेज आता है, कौन सी तकलीफें होती हैं, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कौन सा टेस्ट जब गड़बड़ दिखे तो कौन सी दवा देनी चाहिए। सबकी पैथोफिजियोलॉजी को देखते हुए हम लोगों ने दवा को डिजाइन किया कि पहले 8 दिन की दवा ये होगी, दूसरे 8 दिन की दवा ये होगी, तीसरे 8 दिन की दवा ये होगी। उसके बाद इतना ही नहीं, हम लोगों ने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं, लोगों की याददाश्त चली जाती है या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी जो दिक्कतें हो रही हैं, उन सब पे भी हम लोग अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, और अभी तक कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई हैं कि मरीज जो ठीक हुआ हो फिर दोबारा वापस होके वो किसी परेशानी में आया हो। और हम लोग अभी म्यूकोरमाइकोसिस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हम आगे भी इस पे बोलेंगे। ये बड़ा साइंटिफिक विज्ञान, बहुत साइंटिफिक है ये आयुर्वेद। इस तरह से नहीं है कि कोई नुस्खा हमने बना दिया और वो सारे कोविड के मरीजों को हमने बांट दिया और सारे मरीज ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता आयुर्वेद के। ये ऐसा नहीं होता है, कस्टमाइज होता है, व्यक्ति की जो प्रकृति है उसको देखते हुए आई थिंक दवाइयां तय होती। डॉक्टर अंशुमान, आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था, तो आप अपनी बात वहीं से शुरू करें। जी जी, तो 2DG की बात हो रही थी, एक एनालॉग है। इसका पहले इस्तेमाल कैंसर के इलाज में हो रहा था। 2DG के साथ कीमोथेरेपी की दवा जैसे पैक्लिटैक्सेल, उसकी मात्रा कैंसर सेल के अंदर अगर बहुत नहीं पहुंच पा रही थी तो 2DG के साथ उसको कंबाइन किया जाता था। कैंसर सेल को ग्लूकोज ज्यादा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो इसको क्योंकि ग्लूकोज एनालॉग है, ग्लूकोज समझ के अंदर ले लेता था, साथ में कीमोथेरेपी चली जाती थी अंदर और सेल मर जाते थे। सेम थ्योरी अभी इन मास DRDO के साइंटिस्ट ने अप्लाई की और वायरस के रेप्लिकेशन को कम किया। क्या 2 फायदे हुए? इन्होंने मई 2020 से इस दवा पे काम करना चालू किया। दिसंबर में ट्रायल इन्होंने कंप्लीट की, परमिशन मिली, फिर फर्दर ट्रायल हुआ, फिर अभी जाके दवा लॉन्च हुई है। तो इन्होंने जो काम किया, इसके 2 फायदे क्या मिले कि जिनमें हर समय ट्रायल के 2 आर्म होते, एक में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो दवाइयां चल रही थी वो चली, दूसरे में उन दवाइयों के साथ 2DG को दिया गया। देखा गया आईसीयू में स्टे 4 से 5 दिन उनका कम हो गया जिन्होंने 2DG ली, और जो वेंटिलेटर पे जाने वाले रोगी थे अति गंभीर, उनको रोका जा सका, और ऑक्सीजन पे निर्भरता भी कम हुई क्योंकि फेफड़े के टिश्यू फर्दर डैमेज नहीं हुए, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसे मरीजों में कम हुई। तब इसको अप्रूवल दिया गया कि आप इस्तेमाल चालू कीजिए। दर्शकों को लग रहा है कैसी दवा है ये? एक पाउडर फॉर्म में, जैसे नॉर्मल ग्लूकोन डी का देखते हैं पाउडर, उस तरह का पाउडर फॉर्म शैसे में आता है। फिक्स डोज का एक शैसे होता है, उसको पानी में मिला के पीना है। अब सुनिए, मैं ये इसलिए इतना डिटेल समझाया, ये दवा अभी 10,000 डॉक्टर रेड्डी लैब में 10,000 पैकेट बना के दिए हैं। दवा काफी मात्रा में बन जाएगी, इसके रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में ही उपलब्ध हैं, डॉक्टर रेड्डी बनाएगा, DRDO ने डॉक्टर रेड्डी को दिया है। ओवर द काउंटर खरीद के मत खाइएगा प्लीज।
ये एडजंक्ट है बाकी ट्रीटमेंट के। बाकी ट्रीटमेंट में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, मरीज को सपोर्ट सिस्टम देना होता है ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर बहुत कभी साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम मतलब इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने लगे तो स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है, अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। स्टेरॉइड भी एक्सेसिव इस्तेमाल मत कीजिए। और उसको एडजंक्ट मतलब उसके साथ चलाने के लिए 2DG का इन्वेंशन हुआ है, और जब कुछ लोगों में चलेगा तब इसका एक्चुअल परिणाम दिखेगा कितना फायदा हुआ, और फिर इसका रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर किया जाएगा। तो 2-3 चीजें मैंने बता दी, कैसे काम करती है दवा, कैसे दवा पीने वाली है, ओरल है, 3 दिन या 7 दिन का कोर्स होगा, लेकिन अंडर डॉक्टर सुपरविजन कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, फिर से ओवर द काउंटर आप दवा खरीद के रखेंगे, होर्डिंग होगी, कालाबाजारी होगी, और जब आप ही की जरूरत होगी तो दवा नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा कभी मत कीजिएगा। और उससे भी ज्यादा बात है कि दवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको उसकी कितनी जरूरत है ये भी डॉक्टर ही तय करेगा। ये मतलब सुनी सुनाई बातों से कि ओरल है, इससे कुछ बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉल भी तो पीते हैं, उससे हमें क्या नुकसान हो जाता है, ये भी तो कुछ फायदा ही करेगी। तो कुछ फायदे की जगह इससे नुकसान भी हो सकते हैं क्या डॉक्टर अंशुमान? बिल्कुल बिल्कुल, फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रल पाउडर नहीं है। उदाहरण समझाने के लिए मैंने आपको कहा था ग्लूकॉन डी जैसा होगा, लेकिन ग्लूकॉन डी नहीं है, डीऑक्सी ग्लूकोज है। वायरस को क्या कंफ्यूजन होता है, ग्लूकोज आया लेकिन डीऑक्सी ग्लूकोज होता है, वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देता है, मतलब एक तरह से वायरस को धोखा हम दे रहे हैं। तो इसी तरह से वायरस किल होता है। इसलिए बिना सुपरविजन के आप ले लेंगे तो आपको नुकसान भी होगा। ये प्रॉपर दवा है, लाइटली मत लीजिएगा न्यूक्लियर मेडिसिन की दवा को। हाँ, ये मतलब बहुत बड़ी बात है डॉक्टर अंशुमान की हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। और आपने देखा ही था शुरुआत में कि किस तरह से जो प्रिस्क्रिप्शन था वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे कहते हैं ना फ्लोट हो रहा था, तैर रहा था कि भाई अगर कोरोना कुछ हो गया है तो आप ये वाली दवाइयां ले सकते हैं, ये डॉक्टर ने लिखी हैं। और ये मेदांता से डॉक्टर त्रेहन का प्रिस्क्रिप्शन है, उन्होंने लिखी है। उसी का नतीजा है रविंद्र जी कि स्टेरॉइड जो मेड्रोल उस प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा था उसका अत्यधिक इस्तेमाल हुआ, और आज ब्लैक फंगस के इतने केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि बेइंतहा स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट सुपरविजन। लेकिन अफसोस बस, जैसा वैद्य जी ने कहा, मैं भी यही कहता हूँ, डॉक्टर को टेलीविजन चैनल पे आके, जैसे मैं आपके साथ बात कर, दवाइयों की बात नहीं करनी चाहिए। पब्लिक तो डरी हुई है, वो चाहती है कहीं से मुझे। आप अगर इतने ही समाज सेवी हैं, पब्लिक के लिए उपलब्ध होइए, फोन पे, कॉल पे, क्लिनिक पे, बहुत अब समाज सेवी, निःशुल्क इलाज कर दीजिए, लेकिन कृपया करके ऐसे ओवर द काउंटर ड्रग मत बंटवाइए। साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होता है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर अंशुमान, ये अभी सारा कोरोना पैंडेमिक का जो मैनेजमेंट का बात चल रहा है, अब 2 मैनेजमेंट हो रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक की मैनेजमेंट हो रही है और इमेज बिल्डिंग की मैनेजमेंट हो रही है कि इमेज भी कैसे बनाए रखी जाए, ये भी हम सब देख रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो आज एक न्यूज आई, मतलब जो कल न्यूज आई थी कि जो हमारे वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील हैं, जो भारत सरकार का जो कोविड पैनल था जो उसके अध्यक्ष थे, वो अपने पद से हट गए हैं, उन्होंने उस पद को छोड़ दिया है। ये क्या मैसेज दे रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है? क्या सरकार एक्सपर्ट्स की बात नहीं मान रही, सुनना नहीं चाह रही है, समझना नहीं चाह रही है, या सरकार ये समझती है कि हम इतने बड़े पदों पे हैं और हम ही सरकार हैं, हम ही ज्ञानी हैं, हम ही ज्ञाता हैं? देखिए, अगर सरकार को ये कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी डेमोक्रेसी जो पैरेलल हम कंपेयर कर सकते हैं, अमेरिका की डेमोक्रेसी है। आपने देखा होगा पिछले साल जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर एंथोनी फॉसी जो इन्फेक्शियस डिजीज के हेड थे, जब ट्रंप ने इनकोहेरेंट बात मेडिकल साइंस के बेसिस पे किया था, लाइक सैनिटाइजर को पिलाना है और ये करना है, जो कि बिना तथ्य का था, डॉक्टर फॉसी ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था। डॉक्टर का काम बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना है अगर मेडिकल में कोई चीज गलत हो रही है। अफसोसवश या भाग्यवश आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी डॉक्टर हैं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है, जो टैलेंटेड लोग हैं, डिजर्विंग लोग हैं, या तो नहीं है मेन स्ट्रीम में, सरकार के सलाहकार में या काम में, या अगर हैं पहले से जुटे हुए थे। और उन्होंने कोई भी अच्छी बात की। डॉक्टर शाहिद जमील ने 2-3 चीजें कही थी। एक कहा था जेनोमिक सीक्वेंस हमें ज्यादा रेगुलर करनी चाहिए, और ये पब्लिक डोमेन में, मतलब रिसर्च के लिए डाटा प्रोड्यूस करनी चाहिए। मुझे जो
सूत्रों से पता चला कि उनसे कहा गया था आप इन चीजों पे बात ना करें, जेनोमिक सीक्वेंस रिवील ना करें। तो अगर साइंटिस्ट, डॉक्टर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करेगा तो कैसे रिसर्च आएगा, कैसे किसी बीमारी का इलाज होगा? और ये दिखाया जरूर जाता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑप्शन क्या है उनके पास? काम अगर करने नहीं दिया जाएगा, कोई भी कर्मठ, निष्ठावान साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, वो अपने साइंस से कॉम्प्रोमाइज होते देख नहीं सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो रिजाइन कर दे या तो उनके सामने बेंड डाउन हो जाए, जो प्रजातंत्र में राजा की तरह काम कर रहे हैं। आज शासक शासित दो ही वर्ग बच चुका है हिंदुस्तान में, एक्चुअल प्रजातंत्र भी नहीं है। बिल्कुल। और या तो यह है कि यदि आप किसी तरह का पद पाना चाहते हैं, इनाम पाना चाहते हैं, तो आप सरकार के साथ जी हजूरी करते रहें और आपको इनाम मिलेगा, पद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यदि आप वाकई में जनता की मदद करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप बने हैं उस काम में यदि सफल होना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। एक प्रश्न है हमारे सामने, और ये प्रश्न है कि डॉक्टर अंशुमान, हाँ, किसकी बात करें? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या है ये बताएं, और क्या ये मास्क पहनने के कारण होता है? जी, हाइपोक्सिया दो शब्दों के मिलने से बना है, हाइपो एनॉक्सिया। हाइपो का मतलब कोई भी चीज कम होने को मेडिकल में हाइपो कहते हैं, और यही कोई चीज बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हाइपर। जैसे हाइपर टेंशन मतलब रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको कह दिया हाइपर। और हाइपो, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोक्सिया, तो ऑक्सीजन अगर कम हो उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया का इस्तेमाल आपने कॉमनली सुना होगा, हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। जब कोरोना का संक्रमण होता था खास करके यंगस्टर्स में, तो उनको अपेरेंटली ये लगता था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। सडनली उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप करता था और कभी कभी दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो जाती थी। तभी से ये रिकमेंडेशन चालू हुआ कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित है पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन चेक करे, ताकि हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो रही है वो सही समय पर पकड़ें और सही समय पर इसका इलाज करें। जो सवाल का हिस्सा था कि क्या मास्क लगाने से, अब देखिए, प्रॉपरली फिटिंग मास्क N95 हो, सर्जिकल हो, या अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ मास्क हो, उससे हाइपोक्सिया नहीं होता है। एक्सेप्ट कौन से लोगों में हो सकता है? अगर उनको दमे की बीमारी, COPD की बीमारी, या फेफड़े के पहले से बीमारी हो, हार्ट की तकलीफ हो, ऑलरेडी ऑक्सीजन कम पंप हो रहा है, ऐसे व्यक्ति में हो सकता है। नॉर्मल व्यक्ति अगर मास्क पहन के बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करे, जैसे दौड़ना, ट्रेडमिल करना, मास्क लगा कर रहा है, उनमें हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई और उस रफ्तार से मास्क से फिल्टर होकर ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं जा रहा है। नॉर्मल कोर्स में हाइपोक्सिया नहीं कराएगा मास्क, लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस में मास्क भी हाइपोक्सिया करा सकता है। जी, वैद्य आनंद पांडे जी को स्क्रीन पे करें। डॉक्टर अंशुमान, वैद्य जी को भी सामने में ले रहे हैं। ये जो बात चल रही है गौमूत्र की और गोबर की, जिस तरह से वैद्य जी ने बताया कि इसका आयुर्वेद में वर्णन है, खासतौर से गौमूत्र का, गोबर से स्नान करने का या गोबर से लेप लगाने का कोई वर्णन नहीं है। आपकी मेडिकल साइंस में इसको कैसे देखा जाता है? जी, देखिए, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं और कोरोना के बारे में तो आज ही चर्चा हुई है। कैंसर के लिए तो कब से इस तरह की चर्चा हो रही है, लेकिन अफसोसवश चर्चा करने वाले लोग, उनमें एक भी क्वालिफाइड डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट या आयुर्वेदाचार्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बात होती है मूत्र की, चाहे किसी का हो, वो बॉडी के एक्सक्रीटा को, जो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम में खाना पचता है, तत्वों को जिसको अंदर रखना रख लिया, जिसको निकालना है हम पेशाब के रास्ते निकालते हैं, उस हिसाब से चाहे इंसान का किडनी हो जहां से यूरिन बनता है, जानवर का हो, जानवर में गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, किडनी वैसी ही काम करती है। ऐसी कोई विलक्षण प्रतिभा गाय की किडनी में नहीं दी गई है जिससे कुछ एक्स्ट्रा तत्व निकल जाए मूत्र में और कैंसर का इलाज हो जाए। तो आपको लग रहा होगा ऐसा चला क्यों? बहुत सारी चीजें हैं उसमें। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि यूएस पेटेंट लाइसेंस मिला है। बिल्कुल मिला है। क्यों मिला यूएस पेटेंट लाइसेंस? यूएस पेटेंट लाइसेंस के सिस्टम को समझिए। यूएस पेटेंट लाइसेंस दो चीजों को मानता है। आपने सर्टेन क्लेम किया, यूएस पेटेंट ये देखेगा क्या ये क्लेम विश्व में पहली बार हुआ है। अगर लगता है हाँ पहली बार हुआ है, आपसे एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज लेगा।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसका होता है, क्या इसका कॉमर्शियल बेनिफिट आपको मिलेगा? आप कहते हैं हाँ जी मिलेगा, आपको यूएस पेटेंट नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं, यूएस पेटेंट उस बात की पुष्टि करता है कि अगर आपने कहा कि गौमूत्र से कैंसर, कोरोना या कोई भी बीमारी ठीक हो रही है, तो अब यूएस पेटेंट आके चेक करे कि वाकई ठीक होती है नहीं होती, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वो आपके क्लेम को पेटेंट कर देता है कि भविष्य में कोई दूसरा क्लेम ना कर सके, इतनी बात होती है। तो लोग उसका उदाहरण ना दिया करें जब इस पे बात होती है। जहां तक गौमूत्र की बात है, जिनको नहीं पता है कि कभी चर्चा हुई तभी तो इतनी बात है। हजारों हजार साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि थे, तो जो गोत्र का कल्चर आया था, गौ यत्र तत्र सर्वत्र, एक ऋषि एक मुनि की गायें, जैसे उदाहरण के तौर पे शांडिल्य ऋषि की गायें जितने दूर तक भ्रमण करने जाती थी, उस हिस्से में रहने वाले लोग उसी गोत्र के होते थे। उस समय मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो हमारे आसपास की उपलब्ध चीजों से इलाज होता था, और उसमें काफी पीछे बाद में पता चला साइंस भी था। तो गायें जब विचरण करने जाती थी जंगल में, तो चरने के दरमियान बहुत सारी जड़ी बूटी भी खा लेती थी। और ये मानिए कि वो इंसान हो या गाय हो, जो हम खाते हैं कुछ फॉर्म बदल के हमारे मल या मूत्र में निकलेगा। तो जड़ी बूटी खाई गाय, और जब नीचे आई और किसी को मान लीजिए छोटा मोटा कट हो गया, चोट लग गई, तो ऋषि मुनि ये कहते थे गाय का पेशाब लेके लगा दो। ये आज भी मेडिकल साइंस को मालूम है कि यूरिन स्टेराइल होता है, मतलब यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं होता अनलेस कि उसको बीमारी ना हो। तो स्टेराइल यूरिन था, लगाया, संजोग से उस गाय ने जड़ी बूटी खा रखी थी, तो यूरिन में भी वो जड़ी बूटी का अंश आया, तो उसके कारण कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी मिली और इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये उस समय की बात है जब ना अस्पताल थे और गायें फॉरेस्ट में नेचुरल जगह जाके खाना खाती थी। आज की गायें ने जो रोड पे प्लास्टिक खा रही हो, कचरा खा रही हो, और उसके मूत्र में आप उम्मीद करें कोई दवा बन के निकलेगी, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक आपने जो रीजनिंग दी वो बिल्कुल व्यवहारिक है कि भाई जो आप खाएंगे, कहा भी जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो यहाँ पे जो आपने गाय के मूत्र की भी बात करी है, किसी के यानी कि जो हम खाएंगे उसी का तो प्रोसीजर आगे होगा, उसी से तो चीजें बनेंगी निकलेंगी। और जिस तरह से पुराने जमाने में जो आप कह रहे हैं कि खेतों में चरा करती थी और उसके साथ जड़ी बूटियां खाया करती थी, तो उनसे जो चीजें निकलती थी तो शायद वो एक बेहतर काम कर सकती होंगी। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से कूड़े में, कचरे में आप देख लें, जितने भी डस्टबिन हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे अक्सर आपको गायों का झुंड मिल जाता है। और ये गायों का झुंड कोई आवारा गाय नहीं होती, ये लोगों की वहां की पाली हुई गाय होती हैं, जिससे वो दूध का व्यवसाय करते हैं। लेकिन वो चरती हैं, खाती हैं इस तरह के कचरों के ढेर में। और वहां पे कभी भी हम किसी भी तरह के ऐसे संगठन को नहीं देखते हैं जो गायों के हित में काम करती हो, गायों को बचाने के लिए काम करती हो, जिसके लिए लठ लेके लोग मारने के लिए एक दूसरे को निकल पड़ते हैं। यहाँ पे वो क्यों नहीं आते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता कि भाई उनको प्लास्टिक खाने देने से क्यों नहीं रोकते हैं। एक एक गाय के अंदर, डॉक्टर अंशुमान शायद आपको भी पता होगा, जानते होंगे, 40-40, 45-45, 50-50 किलो प्लास्टिक निकलती है जब उसका ऑपरेशन किया जाता है। क्योंकि मैं गया हूं कुछ ऐसी गौशालाओं में, मैं गया हूं ऐसी कुछ जगह पे जहां पे गायों का इस तरह से इलाज किया जाता है। कहते हैं कि जब वो प्लास्टिक खाती जाती है तो गाय की इम्यूनिटी पावर धीरे 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 करके कम होती चली जाती है, और कई बार तो वो चल भी नहीं पाती है, और कहीं उसी कारण उसका सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इस तरह के जो लोग सेवा भाव वाले, वास्तव में जो सेवा भाव वाले लोग हैं, वो गौशालाओं में लेके जाते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं, ठीक करते हैं। ये मैंने खुद आंखों से देखा है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि 45 से 50 किलो जो है वहां पे उन्होंने प्लास्टिक निकाली थी गाय के ऑपरेशन से। वैद्य आनंद पांडे जी, हाँ जी, एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ, जो जिसकी आपने चर्चा कर दी इतनी गायों की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उस समय गौरक्षक कहाँ जाते हैं। दूसरी बात कि गाय की पूजा आस्था का विषय है, विज्ञान का उससे कोई लेना देना नहीं। आस्था अलग जगह है, विज्ञान अलग जगह है। विज्ञान हर समय विशिष्ट ज्ञान होता है। तो वैज्ञानिक तथ्य पूछेगा तो हमें एविडेंस चाहिए, जिनको भी एविडेंस है दे, थेथरोलॉजी से नहीं होगा। आज मुझे एक इंसान ने बताया कि एक गांव में 100 लोग थे, उनको कोरोना हुआ था और ठीक हो गए, गौमूत्र पी रहे थे। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसे 10,000 लोग जानता हूं जिन्होंने बुखार आने पे सिर्फ पैरासिटामोल की गोली ली थी, बाकी कोई दवा नहीं ली थी। 10,000 से ऊपर लोग ठीक हुए, और ये लाखों की संख्या है।
अगर मेरे पास 10,000 का रिकॉर्ड है तो सारे डॉक्टरों से पूछिए, लाखों के। तो अगर एक ग्रुप में बिना कोई दवा के इतने लोग ठीक हुए तो 100 वाले जो गौमूत्र से ठीक हो ऐसे भी ठीक होते, क्योंकि मैक्सिमम 80% केसेज कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसमें न गौमूत्र की जरूरत होती है न किसी चीज की जरूरत होती है। एक गुमराह करके जो इस तरह से उलझाया हुआ है सिस्टम को, इससे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और हमारा संविधान भी कहता है कि सिटीजन को साइंटिफिक टेम्पर रखना चाहिए, उस हिसाब से सोचिए, जो भी चीज उसके पीछे लॉजिक ढूंढिए। जी रविंद्र जी, डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से आपने पैरासीटामोल की बात कही, मैंने कभी पब्लिक फोरम में बताया नहीं, बट आज चूंकि हम बात कर रहे हैं तो एक पूरी जो स्ट्रिप जो 10 गोलियों की शायद होती है, उससे हमारी 3-4 लोगों की फैमिली ने उसको भी यूज किया था, कोविड हो गया था, और उसी एक स्ट्रिप से, पूरे पत्ते से हम सारे के सारे ठीक भी हो गए और अभी भी उसमें दवाइयां बची हुई हैं। तो ये भी जो आपने कहा कि पैरासीटामोल के ही ट्रीटमेंट से एक तरह से हम ठीक हो गए, तो क्या वाकई में मान लें कि नहीं, पैरासीटामोल से ही कोविड ठीक होता है? शायद जो आप कह रहे हैं सही है। एग्जैक्टली। अब मैं लोगों को कहने लग जाऊं कि हाँ नहीं, मैं तो पैरासीटामोल ही खाई थी, तुम भी पैरासीटामोल ही खा लेना और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, ठीक हो जाओगे। तो पता लगा कि मैं तो किस कारण से ठीक हुआ था, मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी, दूसरे व्यक्ति की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ये डॉक्टर को ही पता है, वही आई थिंक बेहतर बता सकते हैं। तो हर व्यक्ति की बॉडी भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। वैद्य आनंद पांडे जी, ये इतना सारा मसाला तैयार होता जा रहा है, लोगों के दिमाग में भ्रम भरा जा रहा है लगातार कंटिन्यू, और इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी जो है ये है मोबाइल फोन, जिसके अंदर व्हाट्सएप है, जिसके अंदर फेसबुक है। हर व्यक्ति पता नहीं कहां से क्या डेटा लेके आ जाता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट लेके आ जाता है, कौन कौन से रिसर्च लेके आ जाता है, और मैं नहीं समझ पाता हूं कि इतना लंबा लंबा वो मैसेज लिख देते हैं वो रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए, उसका क्या वास्तविक में कोई एविडेंस है, उस पर कोई सच्चाई है, कुछ भी नहीं हमें पता होता है। तो ये कैसे बंद होगा, इस भ्रामक जाल को कैसे खत्म किया जा सकता है, लोगों को कैसे बचा सकते हैं? जितना दोषी आप मोबाइल को ठहरा रहे हैं, उससे ज्यादा दोषी आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय आज सुसुप्तावस्था में चला गया है। जब मैं बताऊं आपको, कोविड जब शुरू हुआ था लास्ट ईयर, तो हम लोगों को बोल दिया गया था कि कोई भी आयुष का चिकित्सक ये नहीं बोलेगा कि मैं कोरोना की चिकित्सा कर सकता हूं या करूंगा, ये नहीं बोलेगा कि कोरोना के रोगी मुझसे ठीक हुए, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुछ चिकित्सकों को भेजा गया जेल, उनके खिलाफ FIR हुआ, उनका जो प्रैक्टिस का लाइसेंस है उसको कैंसिल किया गया। हमको रोका जाता है, हमको जब सच्चाई बतानी चाहिए उस पे भी हमको रोका जाता है। हम लोग आज कोरोना की चिकित्सा कर रहे हैं, उस पे भी हमको रोका जाता है। हम लोगों ने जहां जहां गलतियां मिली हमको, उस पे हम लोगों ने आवाजें भी उठाई। उसके बाद हम लोगों ने आयुष मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, सबको टैग करके लिखा, लेकिन आयुष मंत्रालय एकदम सोया हुआ है, वो जरा सा भी जग नहीं रहा है कि कब जगेगा। मैं तो कहता हूं कि जो लोग भेज रहे हैं ऐसे मैसेज, चाहता हूं आनंद पांडे जी, एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि आयुष मंत्रालय सोया हुआ है, वो जग नहीं रहा है, कौन सा मंत्रालय जग रहा है, मुझे बताएंगे प्लीज? नहीं, पर्टिकुलर आपने जो मैसेज की बात करी, ये नुस्खे वाली बात करी, मैं सिर्फ उस पे टिप्पणी कर रहा हूं। ये आयुष मंत्रालय को चाहिए इस पे स्पष्टीकरण दे कि कपूर को सूंघने से, लौंग पुदीना को सूंघने से, नाक में तेल डालने से या फिर नाक में नींबू का रस डालने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसका कोरोना से कोई संबंध नहीं, वायरस से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये इतना कर सकता है कि सांस लेने के रास्ते को थोड़ा सा चौड़ा कर सकता है, सांस आएगी जाएगी, लेकिन कोविड का जो इन्फेक्शन हो गया, जो लंग इंजरी हो गई, उसको ये नींबू और लहसुन नहीं ठीक कर सकता है। अभी आप देखे होंगे कि एक वायरल मैसेज था जिसमें 2 लोग बात कर रहे थे कि लाल रंग की प्याज को लो, उसके छिलकों को छीलो, उसको खा जाओ, 3 दिन में तुम्हारा कोरोना निगेटिव हो जाएगा। प्याज से, कोरोना से या वायरस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये सब हवा हवाई चल रहा है। कई लोग मुझे ऐसे मिले भी जो खा रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर ये ठीक है, गलत है या सही है। वैद्य जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, मुझे ऐसा लगता है लोग रात में सोते हैं और उनको कोई सपना आता है और फिर उसके बाद सुबह वो उठते ही मैसेज ड्राफ्ट कर देते हैं और भेज देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा एक वायरल मैसेज था, वीडियो था, उसमें एक संत जी थे,
वो जो है भाग्य से बनारस के ही रहने वाले हैं। उन्होंने जो है पहले भगवान का नाम लिया और कहे कि मैं सोया था, मुझे भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कोरोना का इलाज बताया है। और ये कोरोना का इलाज उन्होंने लास्ट ईयर बताया था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था इसलिए मैंने बहुत लोगों को नहीं बताया। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको अधिक से अधिक लोगों तक वायरल करिए। और वही बताते हैं कि नींबू के 4 रस को 4 बूंद दोनों नाक में डालिए, दोनों टाइम कोरोना ठीक हो जाएगा। और इस नुस्खे से मैंने लाखों लोगों को ठीक किया। तो ये उनको भगवान सपने में आते हैं और बताते हैं। डॉक्टर अंशुमान, मुझे लग रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है। पहले अगर याद हो, जब ये डिजिटल नहीं था इतना ज्यादा, मोबाइल सिर्फ एसएमएस तक की सुविधा दी, तो पहले तो पन्ने पर्चे लोग बांटा करते थे कई बार रेड लाइट पे या इस तरह से चौराहों पे कि भाई हमें भगवान जी फलाने भगवान जी दर्शन दिया था और आप भी इतने 100 पर्चे छपवा के बांटेंगे तो आपको मन चाहा फल मिलेगा। फिर मैसेज पे आने लग गया था कि 20 लोगों को मैसेज भेजें या 10 लोगों को भेजें, तुरंत भेजें तो आपको मन चाहा लाभ मिलेगा, नहीं तो आज ही आज जो है आपको कोई ना कोई नुकसान मिलेगा। तो मैं तो खैर शुरुआत से उसको डिलीट कर देता था, हमने कहा नुकसान देख लूंगा और लोगों को मैं काम पे क्यों लगाऊं। डॉक्टर अंशुमान, ये एक उसी से हाइपोक्सिया से जुड़ा हुआ प्रश्न था। डॉक्टर इनका पूछ रही थी कि क्या कार्डियो एक्सरसाइज, रनिंग और साइकिलिंग के दौरान मास्क नहीं पहना जाए? बिल्कुल, जो भी आपके पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता हो, जिसमें कार्डियो है, साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, उसमें मास्क का उपयोग ना करें, क्योंकि मास्क के थ्रू जो ऑक्सीजन ले रहे हैं आपको हाइपर वेंटिलेशन की उसमें जरूरत होती है। कोशिश करें कि अभी के समय ऐसी एक्सरसाइज इन हाउस जितना कर सकें करें, क्योंकि एयरबॉर्न वायरस है। आपके आसपास जो जिम में होंगे या पार्क में घूम रहे होंगे, हो सकता है इन्फेक्टेड हो, तो आपको संक्रमित होने की गुंजाइश होगी। घर पे जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं करें, योगासन करें और उसमें मास्क न लगाएं। मास्क न लगाएं। एक और ये वैद्य सूर्या जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड हाउ दे वर्क इन कोविड-19? अभी एक कॉकटेल एंटीबॉडी की बात चल रही है, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उन पे भी इस्तेमाल किया गया था। ये कैंसर के रोगियों के लिए काफी एंटीबॉडी इस तरह के, जिसको मैप बोलते हैं, जैसे ट्रैस्टाजुमैब ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, तो पीछे अगर MAB लगा हुआ तो मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसी तरह कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन, अलग अलग एंटीजन जो देखा गया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार की गई, उसका मिक्सचर किया गया, इसलिए उसको बोलते हैं कॉकटेल। और ये ट्रायल में चल रहा है अभी कि कोरोना के जो सीवियर केसेस, उनमें अगर दें कॉकटेल मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी, तो ये वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा और रिकवरी बढ़ सकती है। ये अंडर ट्रायल है, अंडर प्रोसेस है, अभी ये पब्लिक यूज के लिए नहीं आया है। डॉक्टर अंशुमान, एक जिस तरह से भी सिंगापुर में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि छोटे बच्चों को कोई बीमारी लग सकती है, तो यहाँ पे भी क्या ऐसा कुछ देखा जा रहा है? जो थर्ड वेव आ रही है, ब्लैक फंगस चल रहा, तो इसमें आने वाले समय में क्या हम छोटे बच्चों को भी ज्यादा हम संक्रमित पा सकते हैं क्या? और अगर पा सकते हैं तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल संभावना है। आप देखिए, पहली बार जो संक्रमित हुए या दुर्भाग्यवश जिनकी मौत हुई हो 60+ या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर ऐसी बीमारी थी। इसके बाद अभी के फेज में जो यंग एडल्ट 20 से 40 के एज ग्रुप में ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं या ज्यादा उनकी मौतें हो रही हैं। 2 कारण इसमें समझने की जरूरत है। एल्डरली में, डायबिटिक में एस रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन होता है। फेफड़े में एक रिसेप्टर होता है जहां पे जाके कोरोना वायरस अटैच होता है। तो ओवर एक्सप्रेशन मतलब ज्यादा एरिया उसको मिलता है अटैच होने का। जब वायरस म्यूटेट कर रहा है तो आपने ग्राफिक्स में देखा होगा, वायरस के ऊपर के सरफेस स्पाइक प्रोटीन, मतलब कांटे कांटे से जो चीज निकली हुई है, वायरस अपने म्यूटेशन में उसको ज्यादा बनाने लगा, जिसको हम कह रहे हैं स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन। तो ये कम रिसेप्टर भी मौजूद हो तो भी जाके संक्रमित करेगा, अटैच होगा। तो ये यंग एज ग्रुप में इसीलिए संभावना ज्यादा बढ़ रही कि उनके फेफड़े में एस रिसेप्टर तो कम है लेकिन वायरस ही अपने स्पाइक प्रोटीन बढ़ा लिया तो संक्रमण की। दूसरी जो प्रॉब्लम हुई है म्यूटेशन में, इम्यून एस्केप सिस्टम बना लिया है, मतलब आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे रहा है। इसलिए इस वायरस, जो म्यूटेटेड वायरस का नाम दिया गया है स्टिल्थी वायरस, मतलब आपको धोखा दे रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को एस्केप कर रहा है। इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ रही है। और एक और एडेड कारण क्या है कि एल्डरली वैक्सीनेट हो गए, यंगस्टर्स में वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है,
बच्चों में अभी तक वैक्सीनेशन के इंडिया में ट्रायल भी नहीं ओपन किया है, जिसकी बहुत समय से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि बच्चों का ट्रायल ओपन करो, सेकेंड वेव खत्म होते हम ट्रायल खत्म करके और वैक्सीनेशन बच्चों में चालू कर दें, ताकि थर्ड वेव आने से पहले हमारे अधिकतम बच्चे वैक्सीनेट हो जाए। लेकिन मुझे कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है कि जो अभी जिनका वैक्सीनेशन चलना चाहिए था उसी में वैक्सीन क्राइसिस है। कब बच्चों को वैक्सीन को ट्रायल करेंगे, कब बच्चों को लगाएंगे, कब बच्चे सिक्योर होंगे। इसलिए अब बच्चों को बचाने के क्या तरीके हैं? बच्चे उतने शांत और धैर्यवान नहीं हो सकते हैं स्वभाव से, तो उनको आप चाहिएगा मास्क लगा के पूरे टाइम रखें, नहीं रहेंगे। बेहतर ये है बाहर मूवी और मॉल जो घूमने जाते हैं वहां ना ले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की जीवन शैली में भी इससे सुधार चालू करें। मेरे कहने पे आप बंद करके देखिए, फास्ट फूड अपने घर में बंद कर दीजिए। जितने भी हाई सैचुरेटेड फैट जिसमें है और जिसको मैदा कहते हैं, मैदे वाली चीज, अनरिफाइंड आटा, इस तरह की जितनी चीजें हैं, क्रीम, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, इन सब का इस्तेमाल कम कर दें। ये प्रतिरोधक क्षमता को बर्बाद करती है, डिस्टर्ब करती है। बच्चों में अगर मोटापा हो, किसी भी तरह से उसको योगासन करा के जो करके उसको ठीक है, मोटापा कम की, इन बच्चों में अमेरिका में देखा जा रहा है कि ये बच्चे ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें कर दी। बच्चों में एक टेम्पर डेवलप कीजिए, हैंड वॉश करें, फेस क्लीन करें, अगर कहीं से आ रहे हैं तो इसका टेम्पर डेवलप कीजिए। और अभी उनको शुद्ध भारतीय भोजन पे लाइए, और वैद्य जी बताएंगे अगर कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तत्व हैं जिसको हम पहले से दे सकते हैं जो बच्चों में नुकसानदायक ना हो लेकिन इम्यून मॉड्यूलेटरी सिस्टम को ठीक रखे। इससे क्या होगा, बच्चों में इम्यून मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए देखिए अब मैक्सिमम वैक्सीन जो है बच्चों में क्यों लगाई जाती है कि एक तो बच्चा जल्दी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और बचपन से ही वो अन्य बीमारियों के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है। इसलिए उम्मीद मैं यही करूं, वायरस चाहे कितना म्यूटेट हो, हमारे बच्चों को खतरा ना हो, इसी की कामना करूंगा। जी डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से आपने बताया कि फास्ट फूड का सेवन कम करें और मैदा का आपने कहा कि सेवन कम करें या ना करें, बल्कि ऐसी स्थिति में मैदा, क्या बाहर का जो चीजें मिलती हैं मैदा से बनी हुई उनको खाना मना है, या घर में मैदा लाके कुछ बनाना वो भी खतरनाक है, हानिकारक है? दूसरा, जो चीज का लोग सेवन करते हैं वो कितना ज्यादा नुकसानदायक है? बिल्कुल नुकसानदायक है, और बाहर के मैदे से बनी चीज तो कुछ ज्यादा ही नुकसानदायक है। उसको फर्मेंट भी किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग की जाती है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। घर पे भी मैदे का प्रयोग करें तो घर के मैदे में क्या है, जो गेहूं का फाइबर वाला पोर्शन है ये बिल्कुल गायब हो जाता है, इसलिए सिर्फ आपको स्टार्च मिलता है। तो उससे तो बेहतर है कभी कभी आटे की जगह मैदे का घर में इस्तेमाल कर लें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाहर से बनी बेकरी प्रोडक्ट या मैदे से बनी चीज को तो बिल्कुल बंद कर दें। और जितनी नीली पीली चमकीली पैकेट में चीजें बिक रही है खाने को, अनगिनत चिप्स है या इस तरह के जितने नमकीन, वो बिल्कुल मत खाएं। हाई सॉल्ट, बैड क्वालिटी फैट और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। अगर इसको व्यापक तौर पे देखें तो ये कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत एंडलेस चर्चा हो जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली ये मदद करता है। इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल घर में कम करें। इन चीज़ों का इस्तेमाल घर में कम करें। आप वैद्य जी को स्क्रीन पे लाएं, वैद्य जी से हम ये भी समझ लें कि भाई खाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी मजबूत हो। वैद्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि हम खाने में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे इम्यूनिटी बेहतर हो, और कौन सी चीज़ों का बायकॉट कर दें कि ये खानी ही नहीं है, घर में लानी ही नहीं है। आयुर्वेद भी वही मानता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम कुछ उससे अलग नहीं बताने वाले हैं। हम भी वही कहते हैं कि शुद्ध भारतीय भोजन, समय से जगना और समय पे सो जाना, समय से उठना, व्यायाम करना और अपनी दिनचर्या को सुधार लेना, इससे अच्छा कोई और विकल्प नहीं है इम्यूनिटी को सम रखने का। इम्यूनिटी को न बढ़ाना है न घटाना है। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये जो काढ़े चल रहे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसको आप अनायास बिना किसी चिकित्सक की सलाह के मत लीजिए। ये काढ़े इम्यूनिटी को बढ़ाएं न बढ़ाएं, आपके पेट को और आपके पाचन को बहुत तरीकों से ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो काढ़े पी के एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आए जिनका भगंदर फिर से उभड़ गया, उनको दिक्कतें हो रही। कुछ लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ा, कुछ लोग दवा से ही ठीक हो रहे हैं। तो इन चीजों को न करें। बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा आयुर्वेद में, इसको भी जो है किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह पे
और उनकी निगरानी में ही करेंगे तो 3 चीजें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं स्वर्ण प्राशन। तो ये जो स्वर्ण प्राशन है ये बड़ा व्यापक होता है। ये जो है तुरंत पैदा हुए बच्चे से लेकर 16 साल तक के बच्चे को दिया जाता है। कुछ औषधियां होती है जिसको वैद्य जी खुद बनाते हैं और कुछ भस्में होती है उसमें मिला के उनको बच्चे को चटाया जाता है। ये बच्चे के शारीरिक मानसिक सारे विकास के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये देना किसको है ये वैद्य जी ही डिसाइड करेंगे। तो आपके आसपास के जो भी वैद्य हों जो पढ़े लिखे हों उनसे सलाह लीजिए कि आपको अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जी, और खाने पीने में कोई फल, कोई फ्रूट, कोई सब्जी, कोई दालें ऐसी कि जिनका इस्तेमाल करें और जिनका इस्तेमाल ना करें? फल तो आप वही खाइए जो मौसमी है। जिस मौसम में जो फल होता है वही फल खाइए। अगर फल का मौसम आम का है तो आम ही खाइए, खोज के सेब खाने की जरूरत नहीं है। सब्जियां वही खाइए जो जिस सीजन की सब्जियां हो, और कोशिश ये करिए कि लोकल जो जहां सब्जियां हो रही हैं वहां से लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगी, न कि कहीं से दूर की सब्जियां आप लाइए या बिना सीजन की सब्जियां आप लाइए। ताजा भोजन करिए, जिस समय का जो भोजन बन गया है उसी को खाइए, उसको फ्रिज में रख के दोबारा गर्म करके मत खाइए। फ्रिज में रख के दोबारा गर्म करके ना खाएं। डॉक्टर अंशुमान, आपने थोड़ी देर पहले थर्ड वेव की बात करी थी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। थर्ड वेव क्या वाकई में आएगी, और आएगी तो कितनी भयानक हो सकती है या कितनी मॉडरेट हो सकती है? इसका बड़ा सीधा जवाब है। अगर आप समझ लें लहर है क्या, वेव है क्या, तो जिन्होंने भी समुद्र देखा है, आप किनारे पे खड़े होते हैं, एक टाइड, एक लहर उठ के आती है, आपको टच करती है और स्लो होकर धीरे धीरे वापस जाने लगती है। लेकिन जब भी आप दूर देखेंगे समुद्र से, दूसरी वेव चल पड़ी होती है और ये लौटने वाली वेव के ऊपर से आपके पास आ चुकी होती है। लेकिन इस दरमियान, सेकेंड वेव और थर्ड वेव की बात मैं कर रहा हूं, इस दरमियान समुद्र के पानी में डिसकंटिन्यूटी नहीं हुई, मतलब कंटिन्यूटी पानी का मेंटेन है। जिसमें नंबर ऑफ केसेज बढ़ गए उस समय हम कह देते हैं वेव, फिर केसेज थोड़े कम होने लगते हैं, लेकिन उस समय भी केसेज हो रहे होते हैं लेकिन कम होने लगते हैं, फिर जब आंकड़ा बढ़ने लगता है तो हम कह देते हैं वेव। तो अभी अगर भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस रफ्तार से चल रहा है, अगर 70-80% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप रखिए थर्ड वेव आएगा, अनलेस मिरेकल ना हो जाए। मिरेकल का मतलब है वायरस में ऐसा म्यूटेशन हो जाए और वायरस एटीन्यूएट हो जाए, मतलब इसकी शक्ति इतनी क्षीण हो जाए कि अब ये ट्रांसमिट होने लायक नहीं रहे, तभी गुंजाइश है थर्ड वेव ना आए। अन्यथा बिल्कुल समुद्र की लहरों तरह मानिए, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, तब तक ये होता रहेगा जब तक चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम तोड़ न दे, मतलब ह्यूमन बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता मिली रहे, वायरस आए और आगे न बढ़ पाए, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए इसी बॉडी में, तभी ये संभव है। बड़ी साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका आज की डेट में सॉल्यूशन यही है, जीवन शैली का सुधार और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो एक्चुअल है, और दूसरा सोशल वैक्सीनेशन। सोशल वैक्सीनेशन से मतलब है कि गैदरिंग को अवॉइड कीजिए, चाहे वो शाही स्नान हो, चाहे चुनाव हो, चाहे आपकी पार्टी शादी हो, कुछ दिन रुक जाइए, फिर समय मिलेगा, सब कुछ आप कीजिएगा। जी, और डॉक्टर अंशुमान, इसका कोई अनुमान थर्ड वेव कब आ सकती है? यूजुअली जो इंटरनेशनल देखें, हम यूजुअली यूके से 3 महीने पीछे चल रहे होते हैं। यूके में सेकेंड और थर्ड वेव के बीच 2 महीने 10 दिन का लगभग गैप रहा था। तो अगर मान लीजिए, उम्मीद मैं जो कर रहा हूं वर्ल्ड मैप को देख के कि सेकेंड वेव, तो 28 से 30 मई के आसपास इसकी संख्या कम होने लगेगी। उसमें बहुत लोग आएंगे क्रेडिट लेने, करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट भी चलेगा कि सरकार ने अहम काम कर दिया, फैसला लिया लॉकडाउन का, और वेव नहीं कम हुआ। ये वायरस का नेचुरल प्रोसेस था, अपने आप कम हुआ। इससे 2 महीने 10 दिन के आसपास का गैप रखिए, थर्ड वेव तब आना चाहिए, जो वर्ल्ड में हमने देखा है। इंडिया 3 महीने पीछे चल रहा है उससे। यानी कि अगस्त के फर्स्ट और सेकेंड वीक में पॉसिबल है, आ सकती है। जी जी, डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि भाई आप वैक्सीन लें और सोशल वैक्सीन का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी बिना हम लड़ाई जीत नहीं सकते हैं और कोरोना से जंग
हमें ही लड़नी है, सरकार को नहीं लड़नी है। सरकार अपने काम कर रही है, हमें जीना है तो हमें अपने आप को खुद बचाना होगा, खुद प्रिकॉशंस लेने होंगे, खुद जो दवाइयां हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके दवाइयां लेनी होंगी। ये नहीं कि किसी ने बता दिया था कि हमने भी यही लिया तो आप भी यही ले लीजिए। तो हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना कोई भी दवाई ना लें कोरोना में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।